नमस्कार, जानने खग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने खग यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता पर बात करते हैं। जो आरटीआई से जो सूचनाएं सामने निकल करके आती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सरकारी विभाग से रिटायर होता है तो उसे उसी विभाग में पेंशन पाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये सिर्फ सरकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ नहीं है। जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो पेंशन है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर चाहे वो विधवा पेंशन हो, उसमें भी काफी अनियमितताएं सामने आती हैं। एक बुजुर्ग को अपनी पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक महिला को अपनी विधवा पेंशन पाने के लिए प्रधान, पार्षद और विधायक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और मिलता क्या है? सिर्फ झूठे आश्वासन। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि चाहे वो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अगर वो अपने विभाग से रिटायर होता है, पेंशन पाने के लिए उसे क्यों बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, या फिर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो भी पेंशन है वो लोगों तक आसानी से क्यों नहीं पहुंच रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करें। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान, आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ राजेंद्र खर्रा जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और इनकी आरटीआई से दिल्ली के नांगलोई का मामला सामने आया है। तो राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान है वंदना शर्मा जी हैं। वंदना शर्मा जी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। तो वंदना जी, आपका भी स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी तीसरी खास मेहमान है अमृता जौहरी। इनका अपना एक संगठन है सतर्क नागरिक संगठन, जो पेंशन, राशन और जो प्राथमिक मुद्दे हैं उन पर काम करते रहते हैं। दिल्ली या दिल्ली के बाहर भी जनहित के मुद्दों पर काम करते रहते हैं। तो अमृता जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम अपने कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा के लिए है, लोगों को उस समय दी जाती है जब व्यक्ति जब काम करने में अक्षम हो जाता है या फिर किसी रोजगार से मुक्त हो जाता है, तब सरकार की तरफ से दी जाती है ताकि वो अपने आप को असहाय न समझे, अपने आप को असुरक्षित न समझे, अपने आप को अकेला न समझे। लेकिन उसी पेंशन को पाने के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े आए उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। पेंशन में हो रही अनियमितता पर जानने का हक की टीम ने एक पड़ताल की और उन लोगों से बात की जिनकी पेंशन रोक दी गई है। इमरती देवी के लिए पेंशन सिर्फ पेंशन नहीं, जीने का आधार है। पेंशन बंद यानी कि जीवन का पहिया ही रुक जाने जैसा है। इमरती देवी की पेंशन रुकी, ऊपर से गिरने की वजह से कमर में फ्रैक्चर। परिवार की गाड़ी कैसे चलेगी इन्हें भी नहीं मालूम। इनका बेटा किसी तरह से इनका इलाज करा रहा है। क्या ये परेशानी पेंशन विभाग के अधिकारी महसूस कर पाएंगे? हमारे साथ इमरती देवी हैं। पहले इन्हें विधवा पेंशन मिलती थी, लेकिन अचानक इनकी पेंशन में रुक गई है। अब इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका जो जीवन है इनका कैसे चल रहा है। क्या घर में पैसे हैं या फिर जो इलाज है उस इलाज के लिए पैसे हैं कि नहीं है? मैं ठीक थी, पहले तो जाके ले आती थी। अब 2-3 महीने हो गए पैर टूटे। अब मैं न कर रही, कोई जाके जो लड़का भेजा मैंने, नहीं आया। परसों भेजा, आज कल भी भेजा, पेंशन नहीं आई। अब जार कर लिखा मेरे पास एक पैसे नहीं है जहर खाने के लिए भी। अब मेरे कल सुमन ने पैसे दिए टूको भी कराने के लिए। सर मैं बहुत परेशानी हो रही हूँ। अब मेरी अभी मर जाऊँ ऐसी मन में आ रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बच्चे को नगम क्या खिलाएं, कौन देगा? हम घर बैठे काम पे। पेंशन की पड़ताल में हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और पेंशन धारकों की कहानी उनकी ही जुबानी सुनते हैं। यह है पार्वती देवी। 18 महीने से पेंशन नहीं मिली। एमसीडी का जवाब फंड नहीं तो पेंशन नहीं। पर पार्वती देवी की जरूरतें और पेट क्या ये दलील सुनेगा? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेंशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। सावित्री देवी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो इनके घर का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा, इनकी जो जिंदगी है वो कैसे चलेगी। तो बात करते हैं कि आखिर पेंशन क्यों नहीं मिली। मैं अपने रोड पे भुट्टा भूनती हूँ, अपना खर्चा चलाती हूँ, ठीक है। तो हमें ये चाहिए क्योंकि पेंशन कैसे नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो हमारी 60 साल की उम्र की बना दो पेंशन। नहीं, विधवा पेंशन नहीं दे, 60 साल की बना दो हमें। तो हम बस इससे ही हम परेशान बहुत है रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हकदार हैं, जरूरतमंद हैं, पर इनकी पेंशन रोक दी गई।
पर आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि कितने ऐसे लोग जो बिना हकदार के ही बड़ी आसानी से उन्हें धड़ल्ले से पेंशन मिल रही है। और ये सारी सूचना निकलकर सामने आई है सूचना अधिकार कानून से। दिल्ली के एक वार्ड में 722 में से 500 से अधिक फर्जी पेंशन धारक, पूरी दिल्ली में 45,000 से अधिक फर्जी पेंशन धारक, जरूरतमंद और हकदारों को नहीं मिलती पेंशन। मुंबई में 32,000 से अधिक फर्जी पेंशन लेने वालों की सूची है। सरकार का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन उन्हें ही मिले जो हकदार हैं, जो जरूरतमंद हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी कि रिपोर्ट में जो नांगलोई के आंकड़े आए हैं उसमें आरटीआई से पता चला है कि एक वार्ड नंबर 31 में आरटीआई डाली गई और आरटीआई से पता चला कि 722 जो है पेंशन धारक है, पेंशन होल्डर हैं, उसमें से 500 से ज्यादा जो हैं वो फर्जी, यानी कि शक है उन पर कहीं ना कहीं वो शायद उस वार्ड के नहीं है या फिर उन्हें गलत तरीके से पेंशन दी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल राजेंद्र खरा जी आपसे है, क्योंकि आपकी आरटीआई है, आपने आरटीआई का प्रयोग किया है, क्या जानकारी निकल के आई और आपने जो आंकड़े मिलाए वो आपने कैसे मिलाए और क्या लगता है आपको दिक्कत कहां पर है? जब सूचना के अधिकार से हमें जानकारी मिली तो 722 आदमियों की हमें लिस्ट दी गई जी। जब उन्होंने क्षेत्र में सर्वे किया, उन एड्रेस पे जाके हमने पता किया तो लगभग 500 से अधिक ऐसे नाम थे जो या तो उस पते पे रहते नहीं है या उनका नाम का आदमी कभी कोई रहा ही नहीं या वो एड्रेस ही नहीं है। उसके बाद कुछ सामने हमारे पास ऐसे भी फार्म आए, जब हमने फार्म की भी जो है निरीक्षण किया तो फार्म में फोटो किसी का है, फोटो ए आदमी का है और नाम लिखा है बी आदमी का। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि पेंशन ना तो ए को जा रही है ना बी को जा रही है, तो पेंशन तो किसी तीसरे को जा रही है। अब वो पेंशन कैसे जा रही है तीसरे को, उसके लिए भी हमने वहां जांच की तो उसमें पाया कि एग्जाम्पल जैसे वार्ड 31 की जो पार्षद हैं उनकी जो भाई हैं, मतलब पार्षद का जो पति है उसका भाई सगा, वो लगभग 35 साल का है, केवल 35 साल का, लेकिन उसकी फोटो किसी और आदमी की लगा के उसको 65 साल से अधिक का बना रखा है। अब उसमें फोटो किसी और की लगी है, पहचान पत्र में टेम्पर करके जाली पहचान पत्र बना रखा है, लेकिन उसका जो खाता है, खाता पूरी तरह उसका रोहतास का नाम लगा हुआ है। तो अब पेंशन कार्ड में तो वो फोटो किसी और की है। तो आपके पास ऐसे कितने मामले हैं सामने जो निकल के आए हैं कि जिसमें फोटो किसी और की हो, नाम किसी और का हो और जो पेंशन किसी और के पास जा रही है? इसमें लगभग मेरे पास जो है ना, हमने लगभग 200-250 फार्मों के निरीक्षण किए थे, तो उसमें 134 हम लाए थे, 164 फार्म लाए थे, लगभग 164 के 64 ऐसे ही हैं। ऐसे ही है हाँ। और हैरानी की बात यह है इसमें कम से कम हमारी नजर में 50 तो ऐसे आदमी हैं जो या तो 15 साल पहले गुजर गए हैं या 20 साल पहले गुजर गए हैं या 5 साल पहले गुजर गए। बिल्कुल बिल्कुल। अमृता जी, एक आरटीआई एक वार्ड में पड़ती है और वार्ड नंबर 31 में पड़ती है और सिर्फ 700, उसमें लगता है पता चलता है कि 722 पेंशन धारक हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा शक के दायरे में। आपको क्या लगता है, क्या उनको कानून का डर नहीं या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही पार्षद हो या फिर वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मिलीभगत? अगर इसमें हम देखें कि ये क्यों हो रहा है और इसके ऊपर क्या क्या किया जा सकता है, सबसे जरूरी चीज तो ये कि बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए उस डिपार्टमेंट के ऊपर। क्यों उस काउंसलर ने उसके ऊपर अपनी मंजूरी दी? क्योंकि अब ये बता रहे हैं कि काउंसलर के सगे भाई के आगे कुछ भतीजे और उनके कुछ परिवार के निकले, तो इसका मतलब है कि उनकी भी मिलीभगत है। जब आपके सामने आप किसी का फॉर्म अप्रूव कर रहे हैं, फोटो किसी और की है, नाम किसी और की, और एक्चुअली डिपार्टमेंट को कोई भी अप्रूव करने से पहले जाके चेक करना होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो ऑब्वियसली उनकी भी मिलीभगत है। तो सबसे जरूरी चीज है कि ये इस चीज के ऊपर बहुत सख्त एक्शन हो। दूसरी जो चीज है जो एक्चुअली अभी आप बता रहे हैं कि अगर एक वार्ड में ये हाल है तो पूरे दिल्ली में क्या हाल होगा, इसके ऊपर एक्चुअली सूचना के अधिकार कानून में धारा 4 का एक प्रावधान है जो कि क्या बोलता है कि जितनी भी ऐसे पेंशन है उनमें कौन कौन लाभकारी है, उन सब की लिस्ट सार्वजनिक तरीके से सरकार को खुद ब खुद पहुंचानी चाहिए, और ना केवल इंटरनेट के जरिए से, बोर्ड के जरिए से आप वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, लिस्ट चिपकाइए। क्यों? जिससे कि ये जो इन्होंने अभी आरटीआई डाल के खुद जाके ऑडिट करा, ऐसे ही लोगों को पता चल बोर्ड पर लिखा होगा, हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि अरे ये तो उसके, ये तो खुद ही काउंसलर है, ये तो एक छोटे बच्चा है। तो ये बहुत जरूरी है कि धारा 4 को भी हम इससे जोड़े और ये देखें कि क्यों वहां पे धारा 4 का
ठीक से सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वंदना जी, हमने अभी बात की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन की, वो चाहे वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो, लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो क्या प्रक्रिया काफी जटिल है अब पेंशन पाने की, या फिर कुछ छोटे छोटे कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जमा करने में वो शुरुआत से ही लापरवाही करते हैं? हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि सरकारी कर्मचारी जब तक नौकरी में रहता है तब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि एक दिन वो रिटायर भी होगा, तो उसके रहते वो लापरवाही करता है अपने कागजों को पूरा रखने में, जिसकी वजह से हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे उसको तकलीफ आए। सर, कागज के मतलब मेरा है जैसे कि एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी परिवार के सदस्य की पूरी जानकारी और सही जानकारी, अपडेटेड जानकारी सर्विस बुक में होनी चाहिए। वो अगर आपने नौकरी ज्वाइन करते वक्त हो सकता है आपकी जानकारी वो पूरी नहीं हो, बाद में आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, वो जानकारी अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे जहाँ पे पेंशन आपकी पत्नी को या पति को जानी चाहिए उसकी अगर जानकारी नहीं है तो समस्या हो सकती है। दूसरी तरह की जानकारी ये है कि आपने 30-35 साल की नौकरी करी सरकार में, पर वो 30-35 साल का ब्यौरा अगर सर्विस बुक में नहीं है तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको वेरीफाई करने में समस्या आ सकती है। कहीं न कहीं जागरूकता की कमी या फिर वो लापरवाही है कि ठीक है ये तो अपना ही विभाग है, पिछले 10 साल से हम इस विभाग में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? लापरवाही इस अंदाज में कहूंगी कि जैसा कि मैंने बोला, लोग ये सोचते नहीं है कि कभी हम रिटायर भी होंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि जागरूकता नहीं है, लोगों को पता भी है, पर वही है कि सोचते हैं कि अभी पूरा हो जाएगा कार्य। तो अच्छा वंदना जी, एक सवाल और उठता है कि अगर हम देखते हैं कि अगर कोई मतलब कम रैंक से रिटायर होता है, अगर कोई बड़ा अधिकारी रिटायर होता है तो उसके और उसके में क्या अंतर आता है? अगर कोई 4th ग्रेड का अधिकारी है वो रिटायर होता है तो उसमें उसको पेंशन मिलने में ज्यादा दिक्कत होती है। अगर कोई बड़े लेवल का अधिकारी, वो चाहे सेक्रेटरी है जो भी है, तो उसके आसानी से उसको पेंशन मिल जाती है, ऐसा भी होता है? मैं ये कहूंगी कि जो पॉलिसी है हमारी वो तो बराबर है सबके लिए, और जो हमने नियम कानून पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए हैं वो सबके लिए बराबर हैं। होता ये है कि अगर कागज पूरे नहीं हैं तो जो सीनियर ऑफिसर है उनका ऑफिस ही खुद भाग दौड़ के कागज पूरे कराने में मदद करेगा। जो इतना सीनियर नहीं है उसको शायद खुद मशक्कत करनी पड़े कि कागज पूरे हो जाएं। इतना ही अंतर है। और जो हम मॉनिटरिंग करते हैं वो हम इस बात पे नहीं ध्यान देते हैं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, वो तो कंप्लीट मॉनिटरिंग होती है। मैं इस कार्यक्रम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे खुद जन सूचना अधिकार का महत्व अभी पिछले 2-3 सालों में नजर आया। हमारी बहन अमृता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर एक सूची हर वार्ड में लग जाए जी, लेकिन क्या है, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सिस्टम ऐसा खराब है कि ना तो कार्यों की सूची एक वार्ड में लगती कि पार्षद क्या क्या काम कर रहा है, और ना पेंशन की तो लगानी बड़ी बात है। मैंने जब ये सूची मंगाई थी मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि एक 8 साल के बच्चे की भी पेंशन बनाई जा सकती है, और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला आदमी जो 15 साल पहले गुजर चुका है उसका फोटो लगा के भी पेंशन बनाई जा रही है। तो ये सूचना का जो अधिकार है इसने लोगों को फायदा तो दिया है, लेकिन अभी लोग सूचना के अधिकार के प्रति इतने जागरूक नहीं है। अब जैसे कि आपने बात कही कि पार्षद जी से, पार्षद से जब हमने बात करी, मीडिया वालों ने बात करी, चैनल वालों ने बात करी, तो उन्होंने तो सारा ठीकरा जो है हमारे ऊपर ही डाल दिया। एक दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने अभी पिछले दिनों मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कि भाई ये जो पेंशन जो है इसमें इसी का रोल है। तो वो तो जांच होगी, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, जी। वो सामने आ जाएगी बात। अमृता जी, आपको क्या लगता है कि एक 8 साल के बच्चे को वो पेंशन दी जाती है जो 60 साल बाद लोगों को मिलती है? एक महिला है, वो उसके पति जिंदा है लेकिन उसको विधवा पेंशन मिलती है, और कई ऐसी पहुंच पाती, कागज तैयार हो जाते हैं, बैंक तक आगे बढ़ा दिए जाते हैं, और वो प्रोसेस में कई बार डिले थोड़ी हो जाती है। हमारी समस्या ज्यादा, जो हमारा अपना अनुभव है, वो पेंशनर्स के बजाय फैमिली पेंशनर्स की ज्यादा होती है। अच्छा। वो इसलिए कि जब तक सरकारी कर्मचारी काम पे लगा हुआ है हमें उसका पता ठिकाना पता है। जब वो पेंशन लेके अपने घर बार में सेटल हो जाता है किसी दूर दराज के इलाके में, उसके बाद हमारा उसका कांटेक्ट सिर्फ बैंक के थ्रू ही रहता है। तो अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उसके परिवार को पेंशन शुरू करने में जो प्रॉब्लम होती है वो फिर बैंक और उसके बीच में ही है।
पेंशनर्स की तरफ से जो कमी है कि वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक के पास अपडेट नहीं करते हैं, मोबाइल नंबर लेटेस्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेटेस्ट नहीं होंगे, तो बैंक्स भी उनसे वापस कांटेक्ट करने में सक्षम नहीं होते। अच्छा, अगर किसी की पेंशन चलते चलते रुक जाती है, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी की, तो कैसे वो बैंक को में जाए या फिर आपके विभाग तक या आप तक भी पहुंच के कुछ उसको मदद मिल सकती है? पेंशन पहली बात तो किसी भी कारणवश रुकती नहीं है कभी भी पेंशन। कोई कभी सिस्टम में कुछ रुकावट आ जाए उस वजह से हो सकता है रुके, तो उसके लिए बैंक के पास भी जा सकते हैं। हमारे पास भी ग्रीवेंस भी लॉन्च करने का पूरी प्रक्रिया है और उनसे इंटरैक्ट करने का भी पूरा प्रावधान है, अगर कोई हम तक पहुंचकर आ पाए। एक्चुअली वंदना जी जो बता रही है कि आप ये सोचो कि अगर सरकारी अधिकारी को खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर पाए, जो एक विधवा होमलेस को पेंशन मिल रही है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि कम से कम सिस्टम उनके लिए तो डिलीवर करिए। देखिए, जो हम पूरा ये ढांचा बना रहे हैं कि हम लोगों को कुछ पेंशन देंगे जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको पेंशन इतनी मुश्किल से मिल रही है। बार बार आप चक्कर काटो, बार बार चक्कर काटो। एक अभी ही हमारे पास एक सामने आया केस इमृति देवी जी का, जिनका कि बिना बताए हुए पेंशन काट दी गई। अब उनका हाल ये है कि वो शौचालय गई, वहां पे फिसल के पूरा उनका हिप बोन, टांग सब टूटी हुई है। अब इस हाल में विभाग बोल रहे कि अब आप आइए हमारे पास। अब आज लेकर गए उनको लोग, वो गए साउथ डिस्ट्रिक्ट में, उनको बोला गया नहीं यहाँ पे मत आइए, कल अब आप हमारे हेडक्वार्टर जाइएगा। तो ऐसे लोगों को बार बार चक्कर कटाना ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत चीज है, और इसके ऊपर ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। राजेंद्र जी, लास्ट कमेंट, कैसे बदलाव देखते हैं? अब आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या आप करेंगे? आपको आरटीआई से सूचनाएं मिल गई, लेकिन अब इस सूचना को लेकर और आगे कहां बढ़ेंगे, या फिर किसी और वार्ड में आप आरटीआई डालकर कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ये जो हमने सूचना की है और एक जो खुलासा सामने आया है, लगभग 2 करोड़ रुपए का घपला है ये, तो सबसे पहले तो अगर इनों में से जिन्हों के भी इसमें रोल है, चाहे वो पार्षद है और चाहे जो वहां के अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर इन्हों को सजा मिलती है, इनके खिलाफ केस होता है, तो अन्य वार्ड के लोगों को भी दहशत होगी। और अगर ये सीधे सीधे बरी हो जाते हैं तो हमारी 4 महीने 5 महीने की मतलब जो है मेहनत बेकार हो जाएगी, और जैसे मैं निराश हो जाऊंगा ऐसे अन्य जो अधिकारी के कार्यकर्ता हैं वो निराश हो जाएंगे। तो इसमें भी एक बड़ा झोल है कि जैसे मैं 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। अगर ये पेंशन जैसे एमसीडी की पेंशन है, एक तो प्रत्येक वार्ड में एमसीडी एक अधिकारी नियुक्त करे कि वो फॉर्म वहीं भरे, एक आदमी की जिम्मेदारी, एक अधिकारी की जिम्मेदारी लगाए, और वो कम से कम जाके उसका एड्रेस और उस व्यक्ति से पर्सनल मिले। अगर मान लो अगर किसी आदमी की ये जिम्मेदारी तो थी लेकिन वो पर्सनल उसके एड्रेस पे नहीं गया, नहीं तो ये 4 साल बाद जो मामला सामने आया वो पहले दिन ही सामने आया। तो इसमें अधिकारियों का रोल तो है बिल्कुल। और ये पार्षद ने क्या करा है, अपने आप ही फॉर्म भरे, अपने आप ही साइन किए हैं। और इसमें अचंभे वाली बात यह है कि तकरीबन हमने जो फॉर्म 164 हमने देखे हैं, उसकी राइटिंग लगभग एक जैसी मतलब एक ही पेन से एक ही पेन से है, और हस्ताक्षर भी, साइन भी लगभग एक जैसे ही हैं, या अंगूठे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं घालमेल है। वंदना जी, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट जानना चाहूंगा कि कैसे सुधार होगा? जैसे आपने एक चीज कही कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जब वो नौकरी कर रहे हो तब भी उनको ये एहसास होना चाहिए उन्हें एक दिन रिटायर होना है और कई कागजी कार्रवाई से गुजरना है। तो क्या शुरुआत से ही कुछ अपने को अपडेट कर सकते हैं? इसमें हमने 2 तरह की चीजें करी हुई हैं। एक तो पारदर्शिता लाने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है कि उस पर इंडिविजुअल खुद अपनी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म डाल के और अपनी डिटेल्स दे के वो सिस्टम पे छोड़ देता है। उसके बाद उसके पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, वो उसका केस कहाँ जाके रुका हुआ है, कहाँ डिले हो रही है, वो खुद मॉनिटर कर सकता है। और ऑफिस भी लाइकवाइज कि उसके ऑफिस से अगर 10 लोग रिटायर हो रहे हैं तो कौन सा केस कहाँ डिलेड है वो मॉनिटर हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिस में इम्प्लीमेंटेड है, ये प्रोसेस में है। अब मिनिस्ट्री के मेन ऑफिसेज हमने कवर कर लिए हैं। अब ये क्योंकि हमें 10,000 डीडीओज के करीब कवर करने हैं अक्रॉस द कंट्री, सो दैट प्रोसेस इज ऑन। हमारा ये मानना है कि पारदर्शिता जहां पर ही आएगी उसी समय फिर अकाउंटेबिलिटी आके फिर बिल्कुल डिलेज एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। उस तरह अमृता जी, लास्ट कमेंट आपसे, कैसे बदलाव होगा
अगर एक पेंशन धारक को, उसको जो हकदार है, जिसको जरूरत है, उसको अगर पेंशन नहीं मिलती तो इसका सुधार कैसे होगा? देखिए, इसका सुधार करने के लिए उनको ही दौड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सरकार में ऐसे सिस्टम नहीं है कि आप आराम से एक शिकायत करो और उसका निवारण होगा। एक्चुअली सूचना के अधिकार कानून के लिए ही जिन सब लोगों ने लड़ाई करी थी, अब हम सब लोग एक अलग एक पहलू की डिमांड कर रहे हैं, वो है कि लोकपाल कानून, शिकायत निवारण कानून और शिकायतकर्ता सुरक्षा कानून, ये तीनों कानून आज के केस से जुड़े हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता चला है कि काउंसलर की इन्वॉल्वमेंट है, सीनियर ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है। जब तक कि लोकपाल या लोकायुक्त सशक्त एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेगा, आज एक काउंसलर था, कल कोई और काउंसलर लेगा। और अगर एक वार्ड में ये हालत है, या तो हम सब लोग जाके सारे वार्ड में एक एक की वेरिफिकेशन करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जहां पे भी करप्शन उजागर हो, उसके ऊपर बहुत सशक्त एक्शन दिया जाए। अगर हम देखें तो जो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून है, अभी राजेंद्र जी ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ये भ्रष्टाचार उजागर किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या सुरक्षा मिल सकती है ऐसे लोगों को जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार का भ्रष्टाचार निकाल रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन डिमांड कर रहे हैं। और तीसरा जो मैंने बताया वो है शिकायत निवारण कानून, जो कि आरटीआई से भी और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिकायतें इतनी है लोगों की और उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये कानून तीनों आए आरटीआई के। तो आज हमने चर्चा की कि आखिर पेंशन जो है, जो सामाजिक सुरक्षा से चाहे जुड़ी पेंशन हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिटायर होता है वो पेंशन हो, ये तभी उसको सही तरीके से मिल पाएगी जब वो जागरूक हो और नौकरी करते हुए उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसे एक दिन रिटायर होना है, ताकि जो छोटे छोटे कागज हैं वो शुरुआत से अपने पास रखे, कि ताकि जब रिटायर हो तो वो सारे कागज सबमिट करके सही समय पर पेंशन उसे मिल सके। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। तो आरटीआई को लेकर पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ पूरे देश भर में, हम देख लेते हैं आरटीआई इस हफ्ते में। आरटीआई इस हफ्ते में सबसे पहले खबर कानपुर से। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर आपको आरटीआई के जरिए कोई सूचना लेनी है तो अब भाग दौड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप आवेदन करें और उसके बाद केडीए की वेबसाइट को देखते रहें, सारी सूचनाएं आपको वहीं मिलेगी। गंगा की सफाई में पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। आरटीआई के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह सूचना दी है और इससे पता चलता है कि गंगा की साफ सफाई का कार्यक्रम यानी नमामि गंगे परियोजना कितनी तेजी से चल रही है। पिछले दिनों केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली से जुड़ी जो अधिसूचनाएं हैं वो भी आरटीआई के दायरे में आएंगी और ये काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कॉपर्निक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। का हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।